नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा की शिक्षा और सहायक साधन का अध्ययन करेंगे। भाषा की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेकों सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन। मौखिक साधनों में मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर आते हैं और दृश्य श्रव्य साधनों में श्यामपट्ट, फ्लैक्स बोर्ड, चित्र, एपिडायास्कोप, चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर व कंप्यूटर आदि आते हैं। भाषा शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता। यह विज्ञान का युग है जहां विज्ञान ने सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला है, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अब अध्यापक को शिक्षण कार्य में सहायता देने के लिए विज्ञान ने अनेकों सहायक साधनों को उपलब्ध करा दिया। इन सहायक साधनों में वे सब साधन, प्रणालियाँ और उपकरण आ जाएंगे जिनकी सहायता से अध्यापक बालकों की नेत्र व कर्ण इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आज जो भिन्न भिन्न व्यक्ति एक दूसरे को परस्पर नहीं समझते, उसके दो प्रमुख कारण हैं। वे दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुनते, वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को विभिन्न अर्थ में देखते हैं। सहायक साधनों द्वारा हम प्रारंभ से बालकों को इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ठीक प्रकार से सुनें और उसका ठीक ठीक अर्थ लगाएं। ऐसा होने पर वे ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो सहायक साधन अध्यापक की इस बात में सहायता करते हैं कि वह अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सकें। प्रयोग न होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायक साधनों की इतनी उपयोगिता होने पर भी इनका यथोचित प्रयोग नहीं हो रहा है। अनेकों शिक्षा अधिकारी और अध्यापक भी इन साधनों का प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं। अभी भी संदेह बना हुआ है कि संदेह के कारण क्या है। संदेह का एक कारण है मशीनों के प्रति अनास्था की भावना, चाहे उस मशीन का प्रयोग करना कितना सरल ही क्यों ना हो, जैसे कि टेप रिकॉर्डर। अध्यापक लोग इस बात से घबराते हैं कि कहीं यह उपकरण उनका स्थान ना ले ले। विशेष रूप से वे अध्यापक जिनका भाषा संबंधी उच्चारण शुद्ध है, इनके प्रयोग से और भी डरते हैं। वे समझते हैं कि यदि भाषा शिक्षण में फिल्म या टेप रिकॉर्डर आदि की सहायता ली गई तो उनकी गलती पकड़ ली जाएगी। कुछ लोगों को इस बात का डर भी है कि इन साधनों को जुटाने में धन का अधिक खर्च होगा। उपरोक्त कारणों से देखने से प्रतीत होता है कि भ्रांति का मुख्य कारण है कि उन उपकरणों को साध्य समझ लेना। परंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ये उपकरण तो साधन मात्र हैं जिनका प्रयोजन अध्यापन कार्य में सहायता करना है। अध्यापक को पता होना चाहिए कि किस स्थान पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाए। जहाँ तक धन खर्चे का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि अनेकों ऐसे उपकरण हैं जहाँ धन का खर्च बहुत कम है। अब हम भिन्न भिन्न दृश्य श्रव्य उपकरणों का वर्णन करेंगे और देखेंगे उनका प्रयोग भाषा शिक्षण में किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले है प्रश्नों का प्रयोग। भाषा की शिक्षा में प्रश्न एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्नों के द्वारा ही अध्यापक विद्यार्थियों के संपर्क में आता है। सेल्समैन के मतानुसार जो व्यक्ति ठीक ढंग से प्रश्न करना नहीं जानता, वह कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। रेवंट के विचार में प्रत्येक अध्यापक की यही सबसे बड़ी आकांक्षा रहती है कि प्रश्न करने की उत्तम शैली का विकास किया जाए। एक और शिक्षा शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जो अध्यापक क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन और कहाँ, इन 6 सहयोगियों का उत्तम सहयोग प्राप्त करता है, वही अच्छा अध्यापक है।
प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। इस बात का परिचय प्राप्त करना कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान दिया जाता है। प्रश्नों के द्वारा यह देखा जाता है कि विद्यार्थी पाठ को समझ भी रहे हैं या नहीं। प्रश्नों के द्वारा हम इस बात की जांच करते हैं कि बालक अर्जित ज्ञान को कहाँ तक अभिव्यक्त करता है। प्रश्नों के द्वारा बालकों की कल्पना और विचारों को उत्तेजित किया जाता है। प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों और शंकाओं का ज्ञान हो जाता है, फिर अध्यापक उनको दूर करने का प्रयास कर सकता है। प्रश्नों के द्वारा पठित अंश की आवृत्ति की जा सकती है ताकि अर्जित ज्ञान को बालकों के मस्तिष्क में स्थिर किया जा सके। भाषा शिक्षण के आधार पर प्रश्नों के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहले प्रस्तावना के प्रश्न। यह प्रश्न पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा बालकों के पूर्व ज्ञान का परिचय प्राप्त किया जाता है और नवीन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। बोध परीक्षा प्रश्न। यह प्रश्न वाचन के बाद और आत्मीकरण से पहले पूछना चाहिए। इन प्रश्नों के द्वारा यह देखा जाता है कि वाचन हो चुकने के बाद छात्रों और छात्राओं ने पठित अंश के भाव को कहाँ तक ग्रहण किया है। बोध परीक्षा प्रश्न 2 या 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। विचार विश्लेषण प्रश्न। यह प्रश्न आत्मीयकरण या विस्तृत व्याख्या हो चुकने पर ही पूछे जाते हैं। यह प्रश्न सरल, स्पष्ट और क्रमिक होने चाहिए ताकि इनके साथ पठित अंश को पूरा ब्यौरा निकलवाया जा सके। अंतिम और लास्ट है आवृत्त्यात्मक प्रश्न। यह प्रश्न पाठ की समाप्ति पर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा अध्यापक पाठ की मुख्य बातों की आवृत्ति करा देता है। साथ ही साथ इसके द्वारा अध्यापक को पाठ की सफलता और असफलता का ज्ञान हो जाता है। अब जानते हैं अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए। प्रश्न निश्चित होने चाहिए। प्रश्न प्रसंग के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न ना तो बहुत सरल हो और ना बहुत कठिन हो। प्रश्नों का उत्तर उनमें ही निहित नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत लंबे ना हो। प्रश्नों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो ये था पार्ट 1 भाषा की शिक्षा और सहायक अध्यापकों का सहायक साधनों का प्रयोग।